जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अगर आप भी भेड़ चाल का हिस्सा हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को सिलेक्शन से दूर कर रहे हैं। ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो का। वर्दी में वीडियो डालते हैं, बढ़िया बढ़िया गाने लगाते हैं, आप उनको देखते हैं और मोटिवेट होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक अगर आपको वर्दी चाहिए है, जब तक आप ग्राउंड पर काम नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन यहां पर नहीं होने वाला है। यूट्यूब पर अनेकों प्रकार के ज्ञानी भरे पड़े हुए हैं। देश बिना का ज्ञान उनके पास आप ले सकते हैं, लेकिन आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। बोलेंगे कि फलानी बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया, लेकिन रियलिटी में उन्होंने वो बुक पढ़ी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यूट्यूब पर जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जब तक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। कचरा कंटेंट पढ़ते रहोगे, उसी का रट्टाफिकेशन करते रहोगे। एसएससी जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर जो साइंस से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, उन्हीं का रिवीजन कर रहे हो, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ रहे हो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम में ये किसको नहीं पता है, कितनी बार एसएससी के अंदर पूछा गया है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भीड़ से आपको अलग चलना पड़ेगा और अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट्स के अंदर वीडियोस डलते हैं, फलाने मॉक टेस्ट के अंदर आज इतना स्कोर आया, फलाने मॉक टेस्ट के अंदर आज इतना स्कोर आया, तो उनके स्कोर्स को देखकर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। हमने ऐसे भी देखे हैं जो शॉर्ट डालते थे, फलाने मॉक टेस्ट का आज एनालिसिस मेरा इतना स्कोर आया, उनका सिलेक्शन तक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी। हम तो सिर्फ आपको इतना ही गाइड कर सकते हैं। और यूट्यूब पर जो कांस्टेबल हैं वो भी आपको हेड कांस्टेबल का ज्ञान दे रहे होंगे कि इसकी ऐसी प्रिपरेशन करो। तो पॉसिबल है, यूट्यूब पर कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, बाकी आप चीज़ों को कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 6। और आपने देखा होगा, जब भी मैं आपको मॉक टेस्ट करवाता हूं तो क्वेश्चन आपको 25 मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर क्वेश्चन होते हैं आपके 200 क्वेश्चन। इतनी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी कि आपकी आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी कर रखी है, अगर आप केवल मॉक टेस्ट ही कर लेंगे तो भी आप आसानी से चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैं तो आपको साइंस के अंदर ही गाइड कर सकता हूँ और किसी सब्जेक्ट के अंदर गाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी कंप्यूटर जब आएगा, आपका सीपीटी वगैरह आएगा, तो उसकी प्रिपरेशन अलग से आपको यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, चलिए आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6। बैच अगर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना है, अच्छा स्कोर लेना है साइंस और कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर भी हमने रिकॉर्डेड डाल दिया है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको क्वेश्चन समझाए गए हैं। और साइंस हमारी एनसीईआरटी की थ्योरी फिलहाल चली हुई है, जल्द ही हम थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, और बाद में मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच परचेज कर सकते हैं रैंकर्स IQ एप्लीकेशन से। डेमो वीडियोस आपको रैंकर्स IQ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाया और समझ में आता है, तो बैच आप परचेज कीजिए, अन्यथा आप बैच परचेज मत कीजिए। काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका आपको अच्छा लगता है उसका आप परचेज यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार मॉक टेस्ट को। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए व्हीकल हैविंग रेक्टिलिनियर मोशन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर प्रति घंटा। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर यहां पर मोशन हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 54 किलोमीटर प्रति घंटा ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर। अब उसने क्या किया, एक्सेलरेट कर लिया अपनी वेलोसिटी को, और फाइनल वेलोसिटी यहां पर हो गई आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस यहां पर क्या दे रखा है, 125 मीटर।
तो एस यहां पर क्या आएगा आपका 125 मीटर। व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस, इस दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। हिंदी में देखते हैं, एक सीधी रेखा में चलने वाला वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से यहां पर गति कर रहा है। एक वाहन है जो कि आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। 125 मीटर की दूरी तय करने पर समान रूप से 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक त्वरित हो जाती है। अब उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। डिस्टेंस जो रहेगा यहाँ पर 125 मीटर आपका रहेगा। अब बोल रखा है इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, टाइम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसे मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसके अंदर मैं 5/18 का भाग लगा देता हूँ। 18 दूनी 36, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से फाइनल वेलोसिटी जो आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसके अंदर ही भाग लगा लेंगे 5/18 का। 18 तिया 54, तो 5 तिया 15। ठीक है, अब जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं कौन कौन सी होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट, सेकंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 2as, थर्ड होती है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब मुझे तीनों चीजें कौन सी इक्वेशन में दिख रही हैं, तीनों चीजें मुझे दिख रही हैं v u s। यहां पर v नहीं है, ठीक है, यहां पे s नहीं है, तो मैं सेकंड वाली यहां पर इक्वेशन ले लेता हूं। तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस में 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है यहां पर 15 मीटर पर सेकंड। 15 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड, 10 का स्क्वायर प्लस में 2। एक्सेलरेशन हमारे पास यहां पर नहीं है, तो एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट यहां पर करेंगे। डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस दे रखा है आपका 125। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 250 इंटू ए। अब 100 को इस साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 225 में 100 माइनस हो जाएगा तो 125 बराबर है 250 ए, और ए बराबर यहां पर कितना हो जाएगा आपका 125 बटे में 250, काटेंगे तो कितना आएगा आपका 0.5। अब मुझे यहां पर क्या मिला, एक्सेलरेशन मिल गया है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। अब यहां पर इसको कहां पर पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन हमें पता लग गया, और टी हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के अंदर इसको फिट कर देंगे। v कितना है आपका यहां पर 15, u कितना है आपका 10 है, ठीक है, प्लस में एक्सेलरेशन हमारा कितना है 0.5 आया इंटू टाइम। 10 इस साइड में आएगा तो कितना बच जाएगा आपका 5 बराबर है 0.5 टी। तो t बराबर यहां पर कितना आ जाएगा 5 बटे में 0.5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। तो t बराबर है 10 सेकंड आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। ऑप्शन 4 आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। यह दूरी तय करने में जो उसको समय लगेगा वो लगने वाला है 10 सेकंड का। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बता देता हूं। FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहां से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन को ऑब्जर्व करते हैं।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका इनर्शियल और दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम जब होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, जीरो होगा, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहां पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यहां पर क्या बोलता है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर नहीं लगा दिया जाता है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, जब एक्सेलरेशन आपका जीरो नहीं होगा। जैसे हम एक BMW बनाते हैं, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, यहां पर है आपका ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है, अचानक से एक्सेलरेटर को दबा देता है, यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। तो एक्सेलरेशन जब बढ़ाएगा तो आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ आती है। ड्राइवर क्या करता है, एक्सेलरेटर जब बढ़ाता है तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाता है और बॉडी जो है हमारी पीछे की तरफ आती है। तो पीछे क्यों आती है, हमारी बॉडी पर एक सूडो फोर्स लगता है जो कि एक काल्पनिक बल होता है, ठीक है। इस साइड में क्या लगता है आपका, एक सूडो फोर्स, ठीक है। ये जो काल्पनिक बल है आपका जो शरीर होता है उसको पीछे की तरफ लेकर यहां पर जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका एग्जांपल रहेगा ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल यहां पर रहता है, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपको फिक्टिटियस फोर्स या बोले तो सूडो फोर्स देखने को मिलता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, लिफ्ट से वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर होगा आपका, नीचे की तरफ होगा। लेकिन इसकी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो आपका ऊपर की तरफ लगता है, तभी तो वेटलेस की कंडीशन यहां पर लगती है। इस प्रकार का जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमने आपको बता दिया है कि ये जहां पर आपको एक फिक्टिटियस फोर्स देखने को मिलता है वो होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ होल्ड्स ट्रू इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां पर न्यूटन्स का जो लॉ है वो होल्ड्स ट्रू करता है तो आपका कौन सा होता है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड यहां पर दे रखा है, ए मैन फॉलिंग फ्रीली इन एयर इज एज्यूम्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैंने यहां पर क्या लिया, एक लिफ्ट का एग्जांपल आपके सामने लिया, तो किस प्रकार का है, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके अंदर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, लेकिन जो फोर्स है वो आपका कहां पर रहेगा, ऊपर की तरफ। तो इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट रहेंगी, ए और बी दोनों कथन आपके यहां पर सत्य रहेंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state is called। मानक अवस्था में ठोस पदार्थ के एक मोल के पिघलने के साथ होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ये आपको यहां पर बताना है। जब एंथैल्पी चेंज 1 मोल सॉलिड के मेल्ट होने पर होता है तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब यह कार्यक्रम आपका स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर होता है, यानी कि 1 बार प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और इसे ही हम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं जब इसे हम मोल की टर्म्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। अगर आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की क्लास ले रखी है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में उधेड़ देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अवरोधन दूरी प्रारंभिक वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो हम आपको बताएंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए कोई गाड़ी है, उसने ब्रेक मारा यहां पर, तो यहीं पर तो वो रुक नहीं जाएगी, वो कुछ डिस्टेंस पर रुकेगी जाके। मान लीजिए वो रुकी यहां पर, तो ये जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलने का काम करते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। क्लियर? नेक्स्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड इन सेटिंग स्पीड लिमिट्स, फॉर एग्जांपल इन स्कूल जोन। अवरोधन दूरी उदाहरण के लिए स्कूल क्षेत्रों में गति सीमा निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम स्पीड लिमिट्स सेट करते हैं तो उस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर हम स्पीड लिमिट सेट नहीं करेंगे तो दुर्घटनाओं की यहाँ पर संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अचानक से तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो दुर्घटनाएं आपके यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो स्कूल जोन्स के अंदर हम क्या करते हैं? स्पीड लिमिट्स को सेट करते हैं। सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजिंग द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय फैक्टर ऑफ 9। अब अगर आपको ऑप्शन रिमूवल करना आते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक जगह बोल रहा है वो स्क्वायर और एक जगह यहां पर फैक्टर बता रहा है किसका? 9 का। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। ठीक है, तो डबल जब हम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ना कि 9 गुना। तो इस प्रकार से आप तुक्का मारना चाहें तो फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर तुक्का मार सकते हैं। प्रारंभिक वेग को 2 गुना करने पर अवरोधन दूरी 9 गुना नहीं 4 गुना आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है, द चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। डिस्टेंस के साथ चेंज इन वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे जैसे डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए इसको अच्छे से आपको यहां पर समझाएंगे। हमें यहां पर पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी बराबर है G/r²। ठीक है, डिस्टेंस जब बढ़ेगा, कोई वस्तु ऊपर से नीचे फॉल हो रही है, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? आपका कम हो जाता है। अर्थ की सरफेस पर अगर हम बात करें तो अर्थ की सरफेस पर आपकी जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगा, लेकिन जब हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम चले गए मून पर, ठीक है, मून पर जी की वैल्यू क्या होती है? हमने बताया था अर्थ पर आज जो आपको जी की वैल्यू देखने को मिलती है उसकी 1/6। तो 1/6 किसकी देखने को मिलती है? 9.8 की। कितनी होती है? 1.6 मीटर पर स्क्वायर। ये हमने आपको ग्रेविटेशन के अंदर बताया था। ठीक है, मून पर ग्रेविटी जीरो नहीं होती है, ग्रेविटी आपकी कम होती चली जाती है जैसे जैसे आपका जो है डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। जीरो जैसी लगती है लेकिन जीरो आपकी नहीं होती है। जीरो कब होती है? जब अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी जीरो हो जाती है। मून पर ग्रेविटी जीरो नहीं होती है। डाउट में बिल्कुल भी आपको यहां पर नहीं रहना है। ठीक है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जो रहते हैं वो हवा में क्या करते हैं? तैरते हैं। वो भी गिरते हैं नीचे की तरफ, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से वो गिरते हैं। ठीक है, तो जी की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? वहां पर कम हो जाती है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपकी यहां पर कम होती हुई चली जाती है। ठीक है दोस्त, क्लियर? अर्थ पर जब हम बात करेंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा,
लेकिन जब डिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, जैसे मान लो मून पर हम चले गए, तो ग्रेविटी आपकी कम हो जाएगी, तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी यहाँ पर कम हो जाती है। क्लियर? दूरी के साथ वेग में परिवर्तन स्थिर नहीं होता, या गिरने के साथ, बड़ी दूरी के साथ क्या होता है, घटता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिएक्शन आपको दे रखी है A प्लस बी, बना रही है यहाँ पर C प्लस डी, और यहाँ पर एनर्जी, ये क्या है आपकी हीट एनर्जी, इज फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, द रिएक्शन विल बी। एक अभिक्रिया दे रखी है A प्लस बी C प्लस डी, और यहाँ पर क्या है, हीट एनर्जी में धनात्मक एंट्रोपी परिवर्तन पाया गया है। अभिक्रिया कहां पर होगी ये आपको यहां पर बताना है। ये यहां पर हमारी रिएक्शन दे रखी है, A प्लस बी बना रही है यहां पर C प्लस डी प्लस क्यू। क्यू क्या है, यहां पर हीट रिलीज भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी गिब्स फ्री एनर्जी से आपकी डिसाइड होती है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम होगी तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, स्पॉन्टेनियस होगी। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं यहां पर ये नहीं बताऊंगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, काफी बार आपको बता चुके हैं। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन आपकी यहां पर क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा एच यहां पर क्या है, डेल्टा एच यहां पर होता है आपका एंथैल्पी चेंज। ठीक है, अगर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव किसके लिए होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब आपको देखने को मिलेगी कंडीशन, तो रिएक्शन आपकी यहां पर पॉसिबल होगी हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, हमने यहां पर बोला कि जब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी तो उस टाइम पर क्या होगी, रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होगी, और रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी हाई टेम्परेचर पर। अब जब डेल्टा एच की वैल्यू 0 से आपकी कम होगी तो उस टाइम पर कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज होगी। तो इस कंडीशन के अंदर रिएक्शन आपकी किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल हो जाएगी। अब हमें यहां पर क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज दे रखा है, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू जो है 0 से ज्यादा है। डेल्टा एस यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी आपकी हाई टेम्परेचर पर। रिएक्शन जो है आपकी स्पॉन्टेनियस रहेगी किस पर, हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर। ये जो रिएक्शन है ये आपकी पॉसिबल होती है किस पर, हाई टेम्परेचर पर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर बोल रहा है आपका, फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट बिकम्स नियरली। तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लगभग कितना आपका हो जाता है। तो केमिस्ट्री के अंदर कॉमन है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या बोलता है, मोस्टली केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ जाए तो रेट कांस्टेंट लगभग आपका डबल हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट हो जाएगा। दर स्थिरांक आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है यहां पर। जैसे मैंने यहां पर 2 स्टेटमेंट्स ली हैं, ठीक है, सीधे ही आपको 3 क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, और साथ में जो एक्सप्लेनेशन बता दी वो तो एक्स्ट्रा ही है आपकी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन के अंदर आपको 200 क्वेश्चन से भी ज्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पे दोस्त।
यहां पे देखिए कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको यहां पर बताना है। मोलिकुलरिटी के बारे में यहां पर बोला गया है। सबसे पहले आपको मोलिकुलरिटी के बारे में पता होना चाहिए। एक केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट है। मोलिकुलरिटी क्या होती है? एक रिएक्शन स्टेप में कितने मोलिक्यूल्स रिएक्ट आपे करते हैं उसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी, जो कि सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए पॉसिबल आपकी रहती है। मोलिकुलरिटी आपकी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपका यूनिमोलिकुलर, जब एक मोलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए उसे क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर। सेकंड है आपका बाइमोलिकुलर, जब 2 मोलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बाई मोलिकुलर। तीसरी आती है आपकी टर्मोलिकुलर, जब 3 मोलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मोलिकुलरिटी जो है आपकी हमेशा 1, 2 और 3 होती है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी आपका हो सकता है। जैसे हमने यहां पर रेट लिखा किसी रिएक्शन का के ए की पावर 2, ए के यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, ठीक है। बी की पावर 1। अब मैं यहां पर अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? जो पावर्स हैं रिएक्टेंट की इनको ऐड कर दूंगा, 2 + 1, ठीक है। कितना आएगा? रेट कितना आएगा? 3। अगर रेट हमारा 3 आता है तो ये कौन सी रिएक्शन होगा आपकी? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए एक एक देखते हैं अब। मोलिकुलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? जो सिंगल स्टेप में होती है आपकी। आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित आपकी की जाती है, सही स्टेटमेंट है। इट्स वैल्यू लिमिटेड फ्रॉम 1 to 3, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बता दिया, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, टर्मोलिकुलर। लेकिन जो ऑर्डर होता है ये आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है और इवन यहां पर फ्रैक्शन भी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन आर सेम। थर्ड स्टेटमेंट जो दे रखी है, मोलिकुलरिटी जो है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है ये आपका समान होते हैं। तो ये भी आपकी क्या है? सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर मोलिकुलरिटी एप्लीकेबल नहीं होती है, केवल आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन पर ये क्या होती है? पॉसिबल होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आपको मल्टी स्टेप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एलिमेंट्री के अंदर सिंगल स्टेप के अंदर आपकी रिएक्शंस होती हैं। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर जो एलिमेंट्री रिएक्शन का होता है वो क्या होता है? सेम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाइमोलिकुलर के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, मान लो यहाँ पर 1 रिएक्टेंट दोनों कर रहा है, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, एट टेम्परेचर T = 0 केल्विन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक। तापमान T = 0 केल्विन पर एक आंतरिक अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करता है आपको बताना है। बिल्कुल हलवा सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने आपको बता दिया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड होता है, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फुल होते हैं और कंडक्शन बैंड आपके एम्प्टी होते हैं। जब T = 0 केल्विन होगा तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस के अंदर तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर यानी कुचालक की तरह आपका बिहेव करता है। अब जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और यहां पर होल्स आपके
बन जाते हैं, जिससे करंट का फ्लो यहां पर होता है। चलिए सेकंड आपका राइट बनेगा, सेकंड ही ना ऑप्शन, कई बार गलत टिक कर देता हूं मैं। द बैंड गैप इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली इज, सिलिकॉन और जर्मेनियम में बैंड गैप क्रमशः है। बैंड गैप क्या होता है? ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर जो आपका एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैंड गैप या बैंड अंतराल यहां पर बोलने का काम करते हैं। सिलिकॉन के लिए जो आपका बैंड गैप रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देखने मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ए मैसेज विद सिग्नल फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज 50 वोल्ट इज यूज टू मॉड्यूलेट ए कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज है आपकी 100 वोल्ट। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको यहां पर बताना है। 50 किलोहर्ट्ज आवर्ती और 50 वोल्ट शिखर वोल्टेज वाले सिग्नल का उपयोग 1 मेगाहर्ट्ज आवर्ती और 100 वोल्टेज शिखर वोल्टेज वाले वाहक तरंग को मॉड्यूलेट करने के लिए किया जाता है। मॉड्यूलेशन सूचकांक आपको यहां पर बताना है। क्वेश्चन देख के डर तो नहीं रहे हैं? डरना नहीं है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? या तो होता है आपका पीक वोल्टेज मैसेज सिग्नल की अपॉन कैरियर सिग्नल की पीक वोल्टेज। तो यहां पर हमें मैसेज सिग्नल की पीक वोल्टेज कितनी दे रखी है? 50 वोल्ट। कैरियर सिग्नल की पीक वोल्टेज कितनी दे रखी है? 100 वोल्ट। काट लो, कितना आएगा? 0.5। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर राइट रहेगा। हलवा सवाल है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेविटेशन जब हम पढ़ते नहीं, मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ते हैं तो आपको लाइन से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ही एनसीईआरटी के अंदर। इन स्पैन ऑफ 240 ईयर फ्रॉम 580 टू 1820 एडी ओवर विच रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट लंडन हैज बीन फाउंड टू बी चेंज बाई, बताना है आपको कितना चेंज हुआ, सजेस्टिंग दैट मैग्नेटिक पोल्स इनसाइड द अर्थ। 1580 से 1820 ईस्वी तक 240 वर्षों की अवधि में जिसके अभिलेख उपलब्ध हैं, लंदन में चुंबकीय झुकाव में कितना परिवर्तन आपको देखने को मिला है, जो यह दर्शाता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय ध्रुव कहां पर है, यह आपको बताना है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? तो यह आपका एंगल होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो आपके 1580 से 1820 एडी तक, उनके अकॉर्डिंग लंदन में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के अंदर 3.5 डिग्री का आपका चेंज हुआ है। इससे पता चलता है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स टाइम के साथ आपके मूव करते हैं, फिक्स आपके यहां पर नहीं रहते हैं, तो चेंज करते हैं पोजीशन टाइम के साथ। तो कौन सा ऑप्शन है यहां पर? डिक्लाइनेशन कितना देखने मिला? 3.5 डिग्री का, और चेंज पोजीशन विद टाइम। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर राइट रहेगा। समय के साथ अपनी स्थिति यहां पर बदलते हैं। एनसीईआरटी नहीं करोगे तो यही दिक्कत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन रजिस्टर इज करेक्ट, कार्बन प्रतिरोधकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहां पर बताना है। दो प्रकार के रजिस्टर देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका कार्बन रजिस्टर, सेकंड होता है वायर वाउंड रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर या आपके कार्बन पाउडर या कार्बन फिल्म से आपके बनते हैं। वायर वाउंड रजिस्टर ये मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन वायर से आपके बनते हैं। मोस्टली हाई पावर रजिस्टर्स के लिए आपके होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, रजिस्टर इन हायर रेंज आर मोस्टली मेड ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। जो हायर रेंज के रजिस्टर रहते हैं वो ज्यादातर आपके किसके बनते हैं? कार्बन से। तो एक क्वेश्चन आपका बना यहां पर, उस श्रेणी के प्रतिरोधक अधिकतर कार्बन के बने होते हैं। वन लाइनर आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा कि हायर रेंज के जो रजिस्टर हैं मोस्टली किसके बनते हैं? ऑप्शन 4 मिलेंगे, एक के अंदर आपको कार्बन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, कार्बन रजिस्टर आर कॉम्पैक्ट इन एक्सपेंसिव एंड वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बिल्कुल सही है। कार्बन रजिस्टर जो रहते हैं कॉम्पैक्ट रहते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और ज्यादातर आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं। सही स्टेटमेंट,
कार्बन प्रतिरोधक सघन रहेंगे आपके, सस्ते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में व्यापक रूप से आपके उपयोग होते हैं। 2 क्वेश्चन बन गए। कार्बन रजिस्टर आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एन एलॉय। कार्बन एलॉय वायर्स की वाइंडिंग करके यहाँ पर बनाए जाते हैं। कार्बन रजिस्टर्स जो आपकी वायर्स की वाइंडिंग की जाती है, जो आपकी एलॉयज की रहती है, उनसे बनते हैं। जैसे मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, नाइक्रोम हो गया, या सिमिलर वंस हो, कोई और हो गया आपका। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, इन सभी से आपके क्या बनते हैं? वायर वाउंड रजिस्टर बनते हैं, ना कि कार्बन रजिस्टर। गलत स्टेटमेंट है। कार्बन प्रतिरोधकों को किसी मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंट, नाइक्रोम, इसी प्रकार के अन्य मिश्र धातुओं के तारों को लपेट कर यहाँ पर बनाया जाता है। गलत स्टेटमेंट है। इससे हम बनाते हैं वायर वाउंड रजिस्टर। नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ कार्बन रजिस्टर आर ऑफन गिविंग यूजिंग कलर कोड्स। कार्बन प्रतिरोधकों के मान अक्सर रंग कोड का उपयोग करके दिए जाते हैं। रजिस्टर या कलर कोड का मतलब क्या है? रजिस्टर पर छोटी छोटी अभी क्या होती हैं? कलर बैंड्स होती हैं। रजिस्टर की वैल्यू और टॉलरेंस आपकी बताती हैं। जैसे 2 डिजिट्स के लिए कौन सा कलर होगा आपका? रेड कलर होगा। पिछली बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। वायलेट अगर है तो डिजिट्स आपको क्या देखने को मिलेगा? 7 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर्स के अंदर आपको कलर कोडिंग देखने को मिलती है। सही स्टेटमेंट है। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लिए और 5वां ये बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। निम्न में से कौन सा ऐसे कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम देखने को मिलता है। इंफॉर्मेशन सोर्स से यहाँ पर मैसेज सिग्नल आपका निकलता है, जो कि आपका ट्रांसमीटर के पास जाता है। ट्रांसमीटर क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर सुटेबल फॉर्म के अंदर बनाता है, फिर चैनल के थ्रू उसको रिसीवर के पास भेज देता है। रिसीवर क्या करता है? जो डिजायर्ड मैसेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करता है और यूजर के पास यहाँ पर भेज देता है। नॉइज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको देखना है तो कम्युनिकेशन का चैप्टर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द पर्पज ऑफ ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल। मैसेज सिग्नल को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि चैनल के थ्रू इजीली उसको ट्रांसमिट किया जा सके। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, द रिसीवर रिकंस्ट्रक्ट ए रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फॉर डिलीवरिंग इट टू द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसीव्ड सिग्नल को प्रोसेस करके ओरिजिनल मैसेज का रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म यूजर तक डिलीवर करना किसका काम होता है? रिसीवर का काम आपका होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई का आयामी सूत्र आपको बताना है। तो इसका आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml2t - 2a-1। ml2t - 2 और a-1। ml2t - 2a, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला ml2t - 2a-1 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl- आयन। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब यहां पर Cl- दे रखा है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। अब के सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। एल सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। कितने बचे? 18 करने हैं तो कितने बच गए आपके? 8। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके? 8 हैं। ठीक है, क्लोरीन का स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है, क्योंकि ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट होता है आउटर मोस्ट सेल का। ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अर्थ सैटेलाइट। पृथ्वी के उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, ये आपको यहां पर बताना है। ग्रेविटेशन के अंदर बता रखा है, फर्स्ट दे रखा है अर्थ सैटेलाइट आर ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो ये आपकी बिल्कुल सही है। अर्थ के सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अर्थ के चक्कर लगाते हैं, जैसे आपका मून हो गया या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट रहेगी। अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं अराउंड अर्थ, पृथ्वी के उपग्रह वो पिंड है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सेकंड दे रखा है द मोशन इज वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, हैंस केपलर लॉ ऑफ प्लैनेट मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू देम। उनका मोशन प्लैनेट के जैसे होता है, जैसे प्लैनेट्स जो हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो अर्थ के सैटेलाइट हैं क्या करते हैं, अर्थ का चक्कर लगाते हैं। तो इन पर भी क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी राइट रहेगी। उनकी गति सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के समान है, इसलिए केपलर की ग्रही गति के नियम उन पर भी समान रूप से क्या होते हैं, लागू होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट दे रखे इन पर्टिकुलर देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ आर सर्कुलर और एलिप्टिकल, विशेष रूप से पृथ्वी के चारों ओर उनकी कक्षाएं वर्ताकार या अंडाकार होती हैं। सही बात है, कुछ सैटेलाइट बिल्कुल गोल ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन ज़्यादातर का ऑर्बिट थोड़ा सा एलिप्टिकल आपको देखने को मिलता है। तो ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं ये सर्कुलर भी होते हैं, ये आपके एलिप्टिकल भी होते हैं। नेक्स्ट है मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विद ए परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका कक्षा पूर्णतः वर्ताकार ही, गलत हो जाए, परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, ये नियरली सर्कुलर है, थोड़ा सा क्या होता है, एलिप्टिकल आपका होता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी यहां पर गलत हो जाएगी, नियरली सर्कुलर होता है, परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता है। थ्योरी अच्छी से पढ़ेंगे तो आप ये देख पाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आंख बंद करके जवाब नहीं देना है। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। केपलर के गति के तीसरे नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर ग्रह की परिक्रमा अवधि टी सीधे किसके अनुपातिक है, ये आपको यहां पर बताना है। केपलर का तीसरा क्या बोलता है, टाइम पीरियड का स्क्वायर किसका, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर क्या पूछा गया है, टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और स्टेटमेंट में क्या होता है, लॉ के अंदर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। हमें यहाँ पर टी बताना है, तो टी कितना होगा आपका, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर 3/2। ठीक है, आंख बंद करके ए क्यूब नहीं लगा देना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एक आपको ऑक्टल नंबर दे रखा है जिसको कन्वर्ट आपको करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो नंबर सिस्टम हमने आपको बता रखा है, ऑक्टल को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऑक्टल को सबसे पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं हम फिर हेक्सा के अंदर। ठीक है, ऑक्टल के अंदर कितने कितने का पेयर बनाते हैं, 3-3 का पेयर बनाते हैं, और यहाँ पर जो कोडिंग होती है 4-2-1 की होती है। इस साइड में आपको नंबर लिख लेने हैं जो कि हमने आपको सिखा ही रखा है। अब यहाँ पर जिनका इस्तेमाल करके हम 5 बनाएंगे उसके नीचे लिखेंगे 1-1, बाकियों के नीचे 0। तो 5 किसके इस्तेमाल से बनेगा, 4 और 1 के, 1, 2 का इस्तेमाल नहीं होगा, 1 का इस्तेमाल होगा, 6 के अंदर 4 और 2 का होगा 1-1 और फिर 0, 7 के अंदर तीनों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर एज इट इज लिख लेना आपको, 1-0-1 1-1-0-1-1-1। हेक्साडेसिमल के अंदर कितने पेयर बनती है, 4-4 की बनती है। कोडिंग क्या है, 1 2 4 8। ठीक है, तो 4-4 की पेयरिंग बनाओ, 1 बन गई, 1 2 3 4 बन गई। अब इसकी 4 की पेयरिंग बनाएंगे। ठीक है, तो एक पेयरिंग आपकी ये बन गई। यहां से लिखना स्टार्ट कर दो इसको, 0-0-0-1 0-1-1-1 0-1-1-1। अब जिसके
नीचे 1 है, उसको लिखो, 1 के नीचे 1 है, 1 हो गया। 4 2 1 के नीचे 1 है, तो जोड़ो इनको, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो कितना हो गया 7। ऐसे ही नीचे वाले के अंदर है 7, तो कितना हो जाएगा 1 7 7, इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बैच परचेज कर सकते हैं अच्छा लगे तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, निम्न में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का समूह है, ये आपको यहां पर बताना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? वो स्पीसीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले आता है यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3। सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। पोटाशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19। तो ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। सेकंड यहां पर दे रखा S2- सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कितने होंगे S2- के अंदर इलेक्ट्रॉन्स? 18। क्लोरीन -1, तो क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17, 17 इलेक्ट्रॉन है, एक गेन कर रहा है ये, तो Cl- के अंदर कितने होंगे आपके? 18। आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। तीनों के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, तो यही होंगी आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर राइट रहेगा, बाकी ऑप्शन भी आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखकर डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हलवा सवाल है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल NaCl solution at 298 Kelvin is 0.46 × 10⁻³ if the resistance of the conductivity cell containing 0.01 mole NaCl solution at 298 Kelvin is 1000 ओम। यदि 298 किलो कैल्विन पर 0.01 मोल NaCl विलियन की चालकता इतनी है, तो सेल स्थिरांक क्या है? यदि 298 पर क्या है? 0.01 मोल NaCl विलियन युक्त चालकता सेल का क्या प्रतिरोध है? इतना है। तो सेल स्थिरांक आपको यहां पर बताना है। सेल कांस्टेंट हमने आपको बताया था, जिसको हम डिनोट करते हैं G से। ठीक है, किसके बराबर होता है? रणबीर कपूर के, कप्पा × R। ठीक है, R क्या है? रेजिस्टेंस, K क्या है यहाँ पर? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी यहाँ पर कितनी दे रखी है? कंडक्टिविटी कितनी है हमारी? 0.416 × 10⁻³ ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0.146 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड। कोई दिक्कत? देखने में इतना हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं उसके अंदर। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा कथन आपका गलत है वो बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। एम्पिसिलिन और अमोक्सिलिन पेनिसिलिन के सिंथेटिक रूपांतर हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये दोनों पेनिसिलिन की सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव हैं, मतलब पेनिसिलिन का थोड़ा मॉडिफाई करके बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा बैक्टीरिया पर काम करें। फर्स्ट स्टेटमेंट राइट। नेक्स्ट, पेनिसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पिंपरी। पेनिसिलिन है वो कहाँ पर बनाई जाती है आपकी? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक, जो कि अभी कहाँ पर है? पिंपरी के अंदर। राइट स्टेटमेंट है। पेनिसिलिन का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पिंपरी में होता है। नेक्स्ट है ऑल एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स है जो इफेक्टिव होती हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ ये प्रभावी नहीं होती हैं। गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट दे रखा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किल और इनिबिटे वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वाइड रेंज के बैक्टीरिया को यहां पर क्या करती हैं? टारगेट करती हैं, चाहे वो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो। ठीक है,
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी कई प्रकार की बैक्टीरिया को मारती हैं, उनका क्या करती हैं, दमन करती हैं। ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट बनेगा। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला, विद रेफरेंस टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थॉमसन के परमाणु के थॉमसन मॉडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको यहाँ पर विचार करना है। तो थॉमसन ने यहाँ पर मॉडल दिया था एटम का, उसके अंदर क्या बोला था, एक जो तरबूज है, तरबूज के अंदर जो आपके बीज रहते हैं ये क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। तरबूज के अंदर जो आपके बीज रहते हैं ये नेगेटिव चार्ज आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है ये रहेगा जो उसका लाल हिस्सा रहता है, ये क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। बीज रहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स और जो लाल वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज सफियर रहता है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है यहाँ पर, इक्वल होती है। इक्वल होगी तो ही क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम आपका रहता है। ठीक है, चलिए। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जो मैंने आपको बताया, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड विन इट। ये जो लाल वाला हिस्सा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पर एम्बेडेड होते हैं। एक परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोले से बना होता है, उसके भीतर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल 100% यहाँ पर राइट रहेगी। सेकंड स्टेटमेंट दे रखे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहाँ पर बोल रहा है और बोल रहा है कि अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अनइक्वल अगर मैग्नीट्यूड होगा तो क्या एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थॉमसन ने बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर हैं, इससे एटम क्या है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट आपके यहाँ पर राइट। ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट रहेगा। ठीक है, यहां पर लगता है आपका इक्वल। 2 स्टेटमेंट आपको यहां पर बता दी है मैंने। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर रहता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर होते हैं, और इसके कारण जो एटम्स है वो आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। स्केलर क्वांटिटी आपको बतानी है, सदिश राशि अदिश राशि बतानी है, वो कौन सी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों देखने को मिलती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर आपकी स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखने को मिलती है, डायरेक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहेगा। मोमेंटम भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ओनली थर्ड यहाँ पर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्करी सेल इज इनकरेक्ट। मर्करी सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बता रखा है हमने, मर्करी सेल इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। जो आप घड़ियाँ पहनते हो, ठीक है, जो आप माइक्रोफोन्स का यूज करते हो, जो आपकी लो करंट डिवाइसेस रहती हैं उनके अंदर जो गोल गोल सेल्स आपके यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मर्करी सेल बोलने का काम करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगी। मर्करी सेल श्रवण यंत्रों और घड़ियों जैसे कम धारा वाले उपकरणों के लिए उपयुक्त आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, जिंक मर्करी अमलगम एक्ट्स एज कैथोड इन द मर्करी सेल। ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। जिंक मर्करी अमलगम एक्ट करता है मर्करी सेल में एज ए एनोड, ना कि कैथोड। ठीक है, जिंक मर्करी अमलगम मर्करी सेल में कैथोड नहीं एनोड के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। मर्करी सेल जब हम पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज ए पेस्ट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है KOH और ZnO का क्या होता है, और पेस्ट होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो आपको सेल पोटेंशियल देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेट 1.35 वोल्ट देखने को मिलता है। सेल का अनुमानित विभव रहता है 1.3 वोल्ट। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट वन। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन विच मीन्स। बिजली नाम ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है जिसका क्या अर्थ है। तो पुराने जमाने में लगभग
600 बीसी के आसपास थेल्स के मेलिटस, जो कि ग्रीस के एक फिलोसोफर था, ने ये बात डिस्कवर की थी, अगर हम एम्बर, ये एक प्रकार का हार्ड और येलोइश रेजिन है, को वूल या सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। ये अट्रैक्शन क्यों आता है? जब एम्बर को रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है जो कि छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का नाम जो है वो एम्बर से यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि एम्बर के साथ हुआ ये पहला ऑब्जर्वेशन था जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट आपका यहाँ पर देखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो आपका इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, ये भी पूछा जा सकता है कौन से वर्ड से लिया गया है, ELEKTRO, इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है आपका अंबर। ठीक है भाई, चलिए यहां पर मॉक टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है। कितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया, आपने देख ही लिए हैं, इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। बैच लेना चाहते हैं तो रैंकर साइको एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेरी के लिए 9728275755 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर पूछ सकते हैं कैसे बैच परचेज करना है, या और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।